बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाजरीन, तारीख उन्हीं कौमों का नाम जिंदा रखती है जो अपने माजी को याद रखकर मुस्तकबिल संवारती हैं, और वतन उन्हीं लोगों का होता है जो इसकी खातिर सिर्फ नारे नहीं बल्कि किरदार भी पेश करते हैं। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी, वो दिन जब 1947 में एक तवील सियासी जदोजहद, बेशुमार कुर्बानियों और एक अजीम ख्वाब के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। लेकिन आज की ये शाम सिर्फ जश्न आज़ादी की शाम नहीं, ये अपने माजी को याद करने, अपने हाल का जायजा लेने और अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल करने की शाम भी है। अल्लामा इकबाल के फिक्री तसव्वुर से करारदाद लाहौर तक और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आईनी और सियासी जदोजहद से क़याम पाकिस्तान तक, ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि रियासतें सिर्फ नारों से नहीं बल्कि फ़िक्र, जदोजहद, कुर्बानी और मजबूत सियासी और आईनी इदारों से बनती है। और पाकिस्तान बनने के बाद भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। लियाकत अली खान की शहादत, 1956 के पहले आइन से 1973 के मुतफ़िका आइन तक मुल्क ने सियासी उतार चढ़ाव के कई अदवार देखे। आज भी सवाल वही है कि हम इस मुल्क को किस समत लेकर जा रहे हैं। और अगर 79 साल के सफ़र को आज के पाकिस्तान के आईने में देखें तो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे में भी कई अहम पेशरफ्तें सामने आ रही हैं। आज एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अडियाला जेल के बाहर धरना, 20 लाख अफराद के साथ दोबारा आने का ऐलान, और दूसरी तरफ इमरान खान और अकबर एस बाबर से मुतालिक नए सियासी दावे, पंजाब की सियासत में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर नई बहस, यानी सियासी महाज एक बार फिर गर्म है। उधर मईशत के महाज पर हुकूमत के लिए कुछ मुस्बत अदाद-ओ-शुमार भी सामने आए हैं। माली साल 2025 और 26 में रिकॉर्ड प्राइमरी सरप्लस, माली खसारे में कमी, पेट्रोलियम लेवी की रिकॉर्ड वसूली और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, लेकिन साथ ही महंगाई, टैक्सों, पेट्रोलियम लेवी और आवाम पर बढ़ते मौशी दबाव के सवालात भी अपनी जगह मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स का मुल्की एहतजाज मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत ने इंतजामी अखराजात कम करने के लिए 101 असामियाँ खत्म करने का फैसला किया, जबकि स्टेट बैंक का कहना है कि तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए हौसला अफजा है। तो यौम आज़ादी के इस मौके पर आज हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये भी सवाल करेंगे कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। क्या हमारी सियासत वाकई आवाम की खिदमत पर है? क्या हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं? क्या मईशत की बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं? और क्या हम उस पाकिस्तान के ख्वाब के करीब जा रहे हैं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जद्दोजहद की थी? 14 अगस्त हमें जश्न मनाने के साथ साथ एहतसाब का मौका भी देता है, माजी को याद करने, हाल को समझने और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का मौका। ये पाकिस्तान की कहानी है, उस पाकिस्तान की जो 1947 में वजूद में आया, मगर जिसकी तामीर आज भी जारी है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफकत अब्बास हवान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। भट्टी साहब, सबसे पहले 14 अगस्त आज हम मना रहे हैं बड़े जोशो खरोश से, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, और जो 79 साल बाद आप क्या समझते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं और हमें 79 ईयर्स हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं अभी 8 दिन चाइना का दौरा करके आया हूँ, मैं अपना एक डेलीगेशन के साथ गया था, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हूँ। तो मैंने वहाँ जो उनकी प्रोग्रेस देखी वो हमारे से 2 साल आज़ाद हुए। मैंने वो प्रोग्रेस की है कि वो लोगों ने अपने इनोवेशन में, अपने स्किल में, अपने इंडस्ट्री में और अपने कितनी मईशत में तरक्की की है। उस लिहाज से हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अभी कितने साल मुसलसल मेहनत करे पाकिस्तानी लोग तो वहाँ पे पहुंचेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चक्कर में पड़ने के कि हम अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए हैं। हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने यूथ को स्किल करना चाहिए, हमारी फीमेल्स को एम्पावर करना चाहिए, और हमें लैंग्वेजेस की तरफ जाना चाहिए, और हमें अपनी यानी कि मईशत को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सर, आज 14 अगस्त है, और जिस हवाले से भट्टी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि 79वां जो जश्न आज़ादी हम वो बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 79 साल बाद भी हम ये बात करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ये सिस्टम नहीं चल रहा है। क्या समझते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, या सिस्टम को चलाने का तरीक़ेकार ठीक नहीं है, या जो लोग चलाते आ रहे हैं उनमें खामियाँ थी? आप क्या समझते हैं? ये मुल्क अल्लाह की दी एक नेमत था,
لیکن افسوس ہم نے اس نعمت کو ضائع کر دیا، افسوس کہ ہم نے اس کو مس یوز کیا، افسوس کہ جو ہینڈلر ہیں انہوں نے اس کو صحیح چلنے نہیں دیا۔ کاش یہ ملک صحیح چلا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دولت سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں پہاڑ ہیں یا صحرا ہیں یا میدان ہیں یا ریگستان ہیں یا معدنیات ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو میرے اس ملک کے خداداد میں نہیں ہے؟ لیکن افسوس اس ملک کو مس ہینڈل کیا گیا، مس یوز کیا گیا، اور اس میں کرپشن کی گئی، اور اس میں پاور جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا۔ نظام کی تبدیلی ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں، نظام کی تبدیلی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ جس کا جو کام ہے وہی کرے گا، ہر کوئی اپنا کام کرے گا، فوج اپنا کام کرے گی، سیاستدان اپنا کام کریں گے تو یہ ملک چلے گا۔ اگر یہ اپنے رول تبدیل ہوتے رہے تو یہ پھر ملک نہیں چلنے والا۔ اچھا بھٹی صاحب، اب آپ نہیں سمجھتے کہ 79 سال بعد ہم یہ سنیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے یا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے سسٹم کو چلانے کا؟ کہ سسٹم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، یہ نہیں لکھا ہوا کہ سسٹم میں کہ کرپشن ہے وہ جائز ہے، کسی سسٹم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی سسٹم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بیڈ گورننس کریں۔ یہ تو آپ کی ایک ول ہے، اگر آپ اپنے ول کے ساتھ چلتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر ہم سارے ہمارے ہر جو سیکٹر ہے، بے شک وہ پالیٹیشین ہوں، بے شک وہ بیوروکریسی ہو، بے شک وہ جتنے پلرز ہیں اسٹیٹ کے، بے شک وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، بے شک ہماری جوڈیشلی ہو، اگر ہم سب لوگ اپنے ایک نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑیں تو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سسٹم کو برا کہنا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ سسٹم جو ہے، سارے سسٹم کیا ہے، دیکھیں آپ پاکستان کا میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اب جو ہے وہ کسی پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کام نہ کریں، جگہ پہ نہیں لکھا کہ ہیڈ گورننس کر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئین کا حصہ ہیں اور آئین بڑا شفاف ہے۔ اب آپ نے محنت آپ نے کرنی ہے۔ حکومت میں ہیں جو لوگ، اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک دوسرے پہ کیچڑ بجائے ہمیں اپنی سوچ کو یکجا کر کے اپنے ایک ملکی سوچ کی طرف جانا چاہیے، نیشنلزم کی طرف جانا چاہیے۔ شفقت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ علی محمد خان صاحب جو آپ کے ہی پارٹی کے رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دل بڑا کرنا چاہیے، بہت ہو گیا، آئیں مل بیٹھ کر بات کریں گے، ہمیں گھر کا حصہ سمجھے تبھی معاملات حل ہوں گے۔ سر دو بیانی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم تحریکیں چلائیں گے، احتجاج کریں گے، سی ایم کے پی کسی اور انداز میں نظر آ رہے ہیں، یہ مذاکرات کی بات آپ کریں۔ ابھی بھٹی صاحب نے بڑا ایک خوبصورت پوائنٹ اٹھایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ابھی بھی اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کر نہیں آئے تو پھر کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، مذاکرات کرنا ہے؟ دیکھیں، الیکشن آپ لوگ نہیں جیت کے آئے، آپ کو اسمبلیوں میں بٹھا دیا گیا اور زبردستی بٹھا دیا گیا، اور میں کہتا ہوں کہ 17 سیٹیں کہتے ہیں نون لیگ جیتی ہوئی، مجھے کوئی بندہ قرآن پہ حلف دے کہ وہ 17 بندے پورے کر دے، چھوڑ دیں اگلی باتیں، تو مجھے وہ 17 ہی پورے کر دے، جو 17 لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ قرآن پاک پہ حلف دے کہ کوئی بندہ مجھے پورے کر دے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم کیا دیوار سے ٹکر ماریں؟ پھر کہتے ہیں جب بات نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ بات نہیں کرتے، آج کہہ رہے ہیں بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بندوقیں اٹھائیں اور ہم باہر آ جائیں، ہم کوئی فورس بنا لیں، ہم کیا کریں؟ احتجاج ہوگا اور احتجاج اب نہیں رکنے والا۔ اب اگر کوئی ہمارا لیڈر مذاکرات کی آڑ میں احتجاج کو لیٹ کرے گا تو نہ یہ ہم کرنے دیں گے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ کرنے دیں گے۔ نہ اب 27 تاریخ کو ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حق چھینیں گے۔ اس سے پہلے کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو 100 بسم اللہ آ کے کرے ہمارے لیڈران سے، لیکن اس احتجاج کو نہیں روکا جائے گا مذاکرات کی آڑ میں، بالکل بھی، یہ فائنل ہے۔ شفقت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم کے پی تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس منگل کے جمعرات عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، مجھے تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے ڈیولپ کر سکیں گے؟ رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں جس طرح
वो निकले हैं और लोगों का रिएक्शन भी आपने देखा होगा। सर उस पे तो ये बयानिया यकीनन- सामने आ रहा है कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन बात के लिए सुन। लोग निकलते हैं, आप उसमें पीटीआई के अच्छा झंडे लेकर आ गए हैं अच्छा, और वो आपने वीडियोस सेलिब्रेशन बना के लिए ली। निकलते हुए और वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे। वो जो सेलिब्रेशन के लिए निकले हुए थे, वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे और वो रिस्पॉन्ड सीएम को कर रहे थे। और दूसरी बात, 18 तारीख को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी रेट पिटीशन लगा दी है जो मुलाकात के लिए हैं, जैसी भी हैं अदालतें नैली दैली, हमने एक सिस्टम से भुगत के जाना है। हम बड़ा उम्मीद रखते हैं कि उस दिन कोई हमें इंसाफ मिलेगा। नहीं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप ना तो इस पे कोई कंप्रोमाइज है और ना हम इसको लिंगर ऑन होने देंगे। ठीक, भट्टी साहब आज हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। वो ये बात कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को दिल बड़ा करना चाहिए, अब बहुत हो गया है, आए मिल बैठकर बात करते हैं और हमें घर का हिस्सा समझेंगे तो ही जो है मामलात हल होंगे। तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन अब आप लोग संजीदगी से आए बैठे मामलात को हल करते हैं। तो सर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? अब तो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर हम संजीदगी का मुजाहरा करें तो वो ऑब्वियसली आपसे संजीदगी की डिमांड कर रहे हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, अली मोहम्मद भला आदमी है, हमारा दोस्त है। वो तो मैं 2013 से असेंबली में आ रहा हूँ, मुझे तीसरा टेन्योर है। वो अच्छी सोच का मालिक है, लेकिन मसला ये है कि उसके बस में तो नहीं है ये सारी चीजें। ये जहाँ से डोरी हिलती है उनकी अपनी लीडरशिप की, उसको पहले ठीक करें। दूसरी बात ये है कि देखिए, जब वही सिस्टम जो है पीटीआई का वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आता है, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट वही एस्टेब्लिशमेंट अच्छी एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर वो उसके सहारे नहीं आता, एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां से हाथ खींच लेती है, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, आप अगर होना तो ये चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे, कंसेंसस करें और उन चीजों की तरफ एक अपने राह को मुतय्यन करे जो पाकिस्तान की कम से कम आप पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की मैशियत और पाकिस्तान की यकजहती के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं ना। बाकी आपका मंशूर है, आपका अपनी सोच है, अपनी सियासत है, वो करते रहें। वो आपकी यकजा नहीं हो सकती, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ना पीएमएलएन की, ना पीटीआई की, ना मौलाना फजल रहमान की, ना एमक्यूएम की। वो तमाम जमातों ने, छोटी बड़ी जमातों ने अपने मंशूर के मुताबिक चलना होता है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती कि आप मिनिमम चीज पे इत्तेफाक कर लें। वो मिनिमम क्या है? मिनिमम ये है कि आपने मुल्क की सलामती, आपने मुल्क की मैशत और यकजहती के लिए काम करना है और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना है। इसमें सिर्फ इत्तेफाक कर ले, बाकी चीजों पे जैसे मर्जी आप चले। तो भट्टी साहब, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सबको साथ लेकर चलना, सबको एक मेज पर लाकर बिठाना, तहफुजात उनके दूर करना। आपके तो अपने इत्तेहादी के जो तहफुजात हैं वही दूर नहीं हो रहे। देखिए, मैं अर्ज करूं कि जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस, आपको पता है कि ये कहा था कि हम आपके साथ मिल के मिसाके मैशत करना चाहते हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त जब हम अपोजिशन में थे तो हमने ये ऑफर की थी हुकूमत को। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने हमें कहा कि ये तो करप्ट है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। और जब हम हुकूमत में आए और मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने दोबारा यही ऑफर फिर की। तो फिर भी यही कहा गया कि जी आप तो इलेक्शन जीत के ही नहीं आए और आप करप्ट हैं, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। आप देखें ना, इसमें हमने तो दोनों पोजीशनों में ऑफर की, हमने अपोजिशन में भी ऑफर की और हमने हुकूमत में भी ऑफर की। तो ये देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, अगर अपोजिशन उसको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे लेके आती है या वो सिर्फ अपने एक पॉलिटिकल स्कोरिंग करती है, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने तो कितने दफा फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, स्पीकर साहब ने भी और सब ने ऑफर की कि आए बैठे और मिनिमम एजेंडे पे हम आपस में इत्तेफाक करें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब, जो बुनियादी तौर पर एक नुक्ता सामने आता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बार बार मुज़ाकरात भी डेडलॉक का शिकार होते हैं, वो यही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। अभी तो बड़े सीरियस कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही हैं। तो अब सुहेल आफरीदी साहब भी ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं होगी तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। तो इससे तो मज़ीद जो है सियासी जो इस वक्त माहौल है वो मज़ीद गर्म हो सकता है। तो एक मुलाकात ही है, उस पर अब जो एक बुनियादी तौर पर मसला आप कह लें कि हुकूमत को था वो ये था कि सियासी गुफ्तगू ना की जाए, वो भी अब आपको श्योरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिल गई है कि आप मुलाकात करवा दें, हम कोई सियासी गुफ्तगू बाहर आकर नहीं करेंगे। तो सर मुलाकात करवा दें, डेडलॉक खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप गारंटी दे दें इनमें से कौन लीडर इस चीज की जमानत देता है कि मुलाकात से डेडलॉक खत्म हो जाएगा। देखिए, उनके मुलाकातों की पहले भी इजाजत थी, अब भी जो जरूरत की मुलाकातें हैं वो बिल्कुल अलाउड है। ये ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल मुलाकात नहीं हो रही, और उनके अपने लायर्स के साथ हो रही है। उनमें से वक्तन फक्तन उनकी फैमिली मिलती रहती है, उनकी जो ज़ौजा है वो जेल में है और उनकी मुसलसल मुलाकात होती है। और ये नहीं है कि मुलाकातें बिल्कुल नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, देखें उनकी सेहत के बारे में पहले भी इन्होंने वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता जी को उनको कुछ हो गया है, वो तो जिंदा ही नहीं है। मैं तो नहीं ये बात करना चाहता। तो इस किस्म की ये इनकी ना, और जब इनको कोई और बात नहीं आती तो ये इस साइड पे आ जाते हैं। अब देखें, सारी मुलाकात पूरे पाकिस्तान की तो नहीं हो सकती ना। वो एक सजा याफ्ता कहती है, वो एक जब नवाज शरीफ साहब को सजा दी तो इन्होंने कहा कि उनको तो वहां से हटाए, अपना सदारत से भी हटाए और सारी चीजों पे हटाए। अब देखें, ये सजा याफ्ता नहीं है। ये अगर ये सजा याफ्ती हैं, सजा याफ्ते या तो पूरे ये कहते हैं हम जो है तहरीक इंसाफ है। अगर ये तहरीक इंसाफ है और ये एक इक्वलिटी पे यकीन रखते हैं तो आप मुझे बताएं दूसरे कैदियों की कितनी मुलाकातें होती हैं। आम आदमी और लीडर में क्या फर्क है फिर देखें, ये खुद ही पहले कहते थे कि जी नहीं, हम तो जो है इक्वलिटी चाहते हैं। तो ये फिर इक्वलिटी तो नहीं है ना। हाँ। तो देखें, इनकी जरूरत के तहत मुलाकातें होती हैं। ये बिल्कुल ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं कि नहीं जी इनकी मुलाकातें नहीं हो रही, या अगर मुलाकात हो गई तो क्या एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, शफकत साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे जा लेते हैं। शफकत साहब, क्यों आप लोग इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं? वो कह रहे हैं मुलाकातें होती हैं, बुशरा बीबी उनसे मिल लेती हैं, अब एक सियासी कैदी है, उनको मजीद क्या सहूलियात दें? ये भट्टी साहब कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि देखें, बंदे को बात करते हुए थोड़ा एहसास होना चाहिए कि एक मेंबर नेशनल असेंबली आप नेशनल टीवी पे आके ये कह रहे हैं कि मुलाकातें होती हैं। आपको थोड़ा बोलने से पहले इतना तो बंदा सोच ले, पिछले 9 माह से इमरान खान साहब से कौन मिला है सिवाय सलमान सफदर के? एक मुलाकात की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको भेजा है, वहां पे कौन उनको मिला है? वो बंदा बता दें जिससे उनकी मुलाकात हुई है। बहनों से हुई है क्या, सियासी वर्कर से हुई है, कैदीन से हुई है, किसी एक शख्स से हुई है? 9 माह से आपने इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और मुल्क का कानून और इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि आप 14 दिन से ज्यादा किसी कैदी को सोल्टरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। और ये जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, आजकल चेयरमैन हैं किसी उसके हेरिटेज के, ये चेयरमैन साहब जब जेल में थे, चेयरमैन नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त ये जब इनकी मुलाकात होती थी तो एक पंचायत लगती थी 50-50 बंदे की, जिसमें सहाफी भी होते थे, जिसमें सियासी लोग भी होते थे, जिसमें फैमिली के लोग भी होते थे, और 50-50 बंदे एक वक्त में मुलाकात करते थे। खुदा का खौफ आप करें, एक आपने मुलाकात बंद की हुई है, आपने दुनिया की बदतरीन तरह की जेल में रखा हुआ है इमरान खान साहब को, फिर आप कंपैरिजन करते हैं। जब नवाज शरीफ बीमार होता था तो डॉक्टरों की एक टीम उनको चेक करने जाती थी, उनका अपना मुआलिज तो शायद रहता ही जेल में था, और जब वो बीमार हुए तो 14 डॉक्टर्स की टीम बना दी इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी ये प्लेटलेट्स इनके गिर रहे हैं, आप ये ना पूछिएगा कि वो रिपोर्ट किसके खून से बनाई गई थी, जो बाद में मंजर आम पे आई बात। वो इंतहाई शर्म वाली बात है, वो बंदा कर नहीं सकता यहाँ पे। तो एक रिपोर्ट जाली तैयार करके कहा गया जी कि इनको अस्पताल शिफ्ट करें, तो अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। फिर कहा गया नहीं, ये बैरून मुल्क जाके इनका इलाज हो तो वहां पे ये सहूलत होगी, इनके लिए बेहतर होगा, तो बैरून मुल्क उनको शिफ्ट कर दिया गया। और क्या क्या सहूलत है वो जो नहीं उनको दी गई। फिर वो एक अलहदा बात है कि 50 रुपए का स्टाम्प लिख के और मुल्क से चले गए और फिर सालों साल ना आए।
تو دیکھیں آپ یہ رام کہانی تو دیکھیں میری بات جب یہ بات آپ کر رہے ہیں نا تو کم از کم اتنا سوچ لیں کہ ہم کیا اچھا کہہ رہے ہیں اور ہمارا ماضی میں کیا ہے. بتاتا ہوں آپ عمران خان سے کمپیئر کرتے ہیں. عمران خان نے کون سی سہولت نہیں دی نواز شریف صاحب کو جیل میں؟ وہ جو سوچ سکتا ہے انسان. اور آج آپ نے 9 مہینے سے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو دنیا کی بدترین طرح کی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ملاقات کروا رہے ہیں. اور بھائی ایک قیدی سے قیدی کی ملاقات کو آپ ملاقات کہتے ہیں؟ قیدی جو ہے روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیا اس کو ملاقات آپ کنسیڈر کرتے ہیں؟ آپ نے 2 ماہ سے کسی شخص سے نہیں ملنے دیا. چلیں بھٹی صاحب کو دیکھیں رسپونڈ لے میرا لیتے ہیں. پوائنٹ آف ویو سن لیں. جی اچھا میری بات سنیں. یہ میرے بھائی جو ہیں یہ بس ہیں تو میرے اپنے شہر کے بھائی ہیں، تھوڑے سے جذباتی ہو گئے ہیں اور جذباتی رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس بندے نے کہا تھا، وہ کون تھا جس نے کہا تھا یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو سہولیات جو ہے پرائم منسٹر دیتے تھے، وہاں باہر جا کے لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تو ان کا اے سی اتار دوں گا. جی اتارا تو نہیں تھا نا یہ سر. تو اے سی لگا ہوا اتارنے تو والی تھا بات نا، کس اس کا نے کی مطلب تھی؟ ہے لگا ہوا تھا. او بابا دیکھیں اس کا مطلب ہے لگا ہوا تھا، یہ مانے دیکھیں اب اے آپ سی بھی لگا ہوا تھا. اور اب آپ مجھے نے موقع عمران خان دینا، کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے جہاں موقع کے دینا. ایک پھر تندور یہی ہے. آپ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اتنے تو ایتھکس سیکھ لیں نا. آپ کی گفتگو میں نہیں نہیں، بولا، آپ سے میری گفتگو سیکھنا میں ہے، آپ نہ بولے. ایتھکس آپ سے سیکھنے ہیں. مہربانی سبحان کریں اللہ، نا، آپ کیا اپنے کہنے ہیں آپ کے. 2 منٹ سن لیں نا. چلیں آپ چلیں بھی بھٹی صاحب کلاس کو دیا پوائنٹ کریں، آپ ایتھکس کی نا دیکھیں کلاس سن دیا کریں. لینا شفقت صاحب، سن لینا. آپ کی زیادہ باتیں کرنے سے آپ سچے تو نہیں ہو جانا نا. آپ سن نہیں، لیں ذرا، سچے تو بات آپ سن ہی لیں. ہیں. او بھائی بات تو سن لینا. میں نے جی آپ جی کی جی بات بھٹی تمل صاحب سے نہیں سنی. بولیں. میڈم یہ پہلے تو میرے بھائی کو کہے نا کہ دیکھیں ان کی بات میں گفتگو میں نہیں بولا کروں گا، میری میں یہ نہ بولا کریں. جی جی آپ اپنا کامنٹ دیکھیں یہ تحمل سے سنیں اور تحمل سے اپنی گفتگو کرے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. بچے گھبرائے، ایسے گھبرانے کو. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اے سی اتارا تو نہیں تھا. یہ مجھے بتائیں کہ کبھی دنیا میں کسی پرائم منسٹر نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں جا کے اے سی اتار دوں گا جی، میں مونچھوں سے پکڑ کے میں جیل میں دے دوں گا جی؟ یہ مجھے بتانے یہ کون کہتا تھا؟ یہ ذرا اس بات کو بھول کے ہے. یہ اپنی ان ساری باتوں کو بھول گئے ہیں جہاں آپ نے انہوں کے پرچے ڈالے میرے پہ. یہ شفیع صاحب کو پتا ہے، یہ ان کو پتا، قسم اٹھا دیں. چلیں سر آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا کسی بھی سیاستدان کو 9 مہینے کسی فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا ہو؟ یہ بتا دیں. لوگوں نے 9 سال بھگتی ہیں. چھوڑے میری بات بھگتی سنیں، ہیں لیکن انہیں میری بات سہولیات بھی سنیں. اگر ملتی لوگوں رہی ہیں، نے فیملی بھی ملتی رہی ہے، تو ذاتی معالجین تک بھی رسائی ہوتی رہی ہے. ایسا نہیں ہوا نا سر، قید تنہائی میں تو نہیں رکھا گیا. پورے ہوئے ابھی تو 9 سال نہیں پورے ہوئے، ابھی تو تھوڑے 2 سال ہوئے میرے خیال میں، یا 3 ہوں گے. میری آپ بات سنو. جی دیکھیں یہ لوگوں کو مونچھوں سے پکڑ پکڑ کے جیل میں دیتے تھے. یہ لوگوں پہ ہیروئن کے غلط پرچے درج کر. یہ میرے پہ یہ شفقت صاحب بتا دیں کہ میرے پہ 2 دہشت گردی کے جو مقدمے درج تھے وہ صحیح کیے تھے انہوں نے. میرے الیکشن کو ریگ انہوں نے نہیں کیا تھا. میرے 3 بیٹوں پہ انہوں نے مقدمے نہیں درج کیے تھے. دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں، یہاں پہ آپ بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ رول آف لا کی باتیں کرتے. ٹھیک، شفقت صاحب رسپونڈ کریں. جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دور میں بھی یہی کیا تھا، کہ آپ لوگوں نے بھی سیاسی میری بات انتقام کا سنیں، نشانہ بنایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب پہ جو پرچے ہوئے تھے میں ان کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ ان کے ذاتی معاملات تھے اچھا اور وہ شرمناک باتیں ہیں، میں یہاں پہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ میں نے کرنی بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا وہ جھوٹے تھے یا سچے تھے، لیکن ان پہ کوئی جو بھی پرچہ تھا وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ ہے، ان سے پوچھ لیں، اگر میں ڈسکس کرنا ہے تو میں کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا الیکشن اگر کوئی ریگ ہوا ہے تو وہ انڈیویجول معاملہ ہے. میرے سرگودا میں اسی الیکشن میں میرے حلقے کا جو ایم این ہے وہ 500 ووٹوں سے آ رہا تھا. 7 حلقے والا ایم پی یہ 900 ووٹوں سے آ رہا تھا. ہماری شہر والی سیٹ جس سے میں اب ایم این اے بنا ہوں یہ 5000 ووٹوں سے آ رہی تھی. اور ہمارے پورے سرگودا کی ساری سیٹیں ان میں موسٹلی آ رہی تھیں اور مارجن 1000-2000 تھا. اگر وہاں پہ کوئی ریگنگ ہوتی تو وہ سارے لوگ جیت گئے ہوتے. آج آپ دیکھیں نا، آج کیا ہے کہ 5000 ووٹ لینے والا اسمبلی میں بیٹھا ہے اور 1,05,000 یا 1.5 والا اسمبلی سے باہر ہے. راجہ سلمان اکرم صاحب کے 1,70,000 ووٹ ہیں، 1,60,000 ووٹ ہیں، اور ان کے مد مقابل کے 20,000 تھے. اب اس مد مقابل کو 1,75,000 کر دیے گئے اور راجہ صاحب کے 1,60,000 ہی رہ گئے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو شرم ہی نہیں آتی کہ آپ نے دھاندلی کس لیول پہ کی ہے؟
किस पर्चों की आप बात करते हैं? मेरे पर्चे गिन के बता दें ये डॉक्टर साहब के मुझ पे आज तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं, मुझे खुद भी नहीं अंदाजा। हमारे एक एक पार्लियामेंटेरियन पे 20 एफआईआर हैं, हमारे लीडरान पे 100 200 एफआईआर हैं, इमरान खान साहब पे 200 पर्चे हैं, हमारे एमएनएज एमपीएस की माएँ बहनें उठाई गई हैं। मुझे बता दें कोई एक रिकॉर्ड के किसी की माँ बहन उठाई गई हो पीछे हमारे पूरे दौर में। आप क्यों बातें वो करते हैं जो इतनी शर्मनाक हैं, इतनी दर्दनाक हैं, इतनी गजबनाक हैं कि वो यहाँ पे बयान ही नहीं की जा सकती। आप क्या क्या करेंगे? मैं इन 26वीं तरमीम में मैं कहाँ छुपा हुआ था? मेरी फैमिली कहाँ छुपी हुई थी? मेरे क्लोज रिलेटिव कहाँ छुपे हुए थे? ये कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी दास्तानें आपको सुनाएं? आप क्या क्या सुनेंगे? जितना सुनाते जाएंगे इतना आप शर्माते जाएंगे। अगर कोई शर्म हुई तो वो बातें बताने वाली ही नहीं है। आप शफकत साहब मुझे ये बताएं कि ये अली मोहम्मद खान साहब जो आपके ही पार्टी के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को दिल बड़ा करना चाहिए, बहुत हो गया, आए मिल बैठकर बात करेंगे, हमें घर का हिस्सा समझे तभी मामला हल होंगे। सर दो बयानी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ कह रही है कि हम तहरीकें चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, CM-KP किसी और अंदाज में नजर आ रहे हैं, ये मुज़ाकरात की बात आप करें। अभी भट्टी साहब ने बड़ा एक खूबसूरत पॉइंट उठाया, वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी वो हमसे बात नहीं करना चाहते थे, और अभी भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत कर नहीं आए तो फिर क्यों आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ बैठना है, मुज़ाकरात करना है? देखिए, इलेक्शन आप लोग नहीं जीत के आए, आपको असेंबलियों में बिठा दिया गया और जबरदस्ती बिठा दिया गया। और मैं कहता हूं कि 17 सीटें कहते हैं ना नून लीग जीती हुई। मुझे कोई बंदा कुरान पे हलफ दे कि वो 17 बंदे पूरे कर दे, छोड़ दें अगली बातें, तो मुझे वो 17 ही पूरे कर दे। जो 17 लोग जीते हुए हैं वो कुरान पाक पे हलफ दे कि कोई बंदा मुझे पूरे कर दे, वो भी नहीं है। लेकिन हम क्या करें? हम क्या दीवार से टक्कर मारें? फिर कहते हैं जब बात नहीं करते तो कहते हैं ये बात नहीं करते, आज कह रहे हैं बात करें तो कहते हैं जी हमसे बात क्यों करना चाहते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है? हम बंदूकें उठाएं और हम बाहर आ जाएं, हम कोई फोर्स बना लें, हम क्या करें? एहतजाज होगा और एहतजाज अब नहीं रुकने वाला। अब अगर कोई हमारा लीडर मुज़ाकरात की आड़ में एहतजाज को लेट करेगा तो ना ये हम करने देंगे और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये करने देंगे ना। अब 27 तारीख को हम निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला अपना हक छीनेंगे। उससे पहले किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह के करे हमारे लीडरान से, लेकिन इस एहतजाज को नहीं रोका जाएगा मुज़ाकरात की आड़ में, बिल्कुल भी। ये फाइनल है। शफकत साहब मुझे ये बताएं कि CM-KP तो ये कह रहे थे ना कि इस मंगल के जुमरात इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। मुझे तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। आपको लगता है कि आप डेवलप कर सकेंगे? रात आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जिस तरह वो निकले हैं और लोगों का रिएक्शन भी आपने देखा होगा। सर उस पे तो ये बयानिया सामने आ रहा है कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए लोग निकलते हैं, आप उसमें PTI के झंडे लेकर आ गए हैं। अच्छा, वो सेलिब्रेशन के लिए निकलते हुए और वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे। वो जो सेलिब्रेशन के लिए निकले हुए थे वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे और रिस्पॉन्ड CM को कर रहे थे। और दूसरी बात, 18 तारीख को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी रेट पिटीशन लगा दी है जो मुलाकात के लिए हैं, जैसी भी हैं अदालतें नैली दैली, हमने एक सिस्टम से भुगत के जाना है। हम बड़ा उम्मीद रखते हैं कि उस दिन कोई हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप ना तो इस पे कोई कंप्रोमाइज है और ना हम इसको लिंगर ऑन होने देंगे। तो ये 27 सितंबर की कॉल आप देख रहे हैं कि कोई मौसर साबित होगी, और कितना नंबर, कितनी तादाद में आप लोगों को निकाल पाएंगे आपके मुताबिक? शफी जान साहब तो 20 लाख का दावा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो 20 लाख लोग जो दावा कर रहे हैं वो निकलेंगे और पूरा पाकिस्तान निकलेगा और पूरा पाकिस्तान बंद होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान का हर जिला, हर तहसील बंद होगी और हर जगह पे एहतजाज होगा और वो एहतजाज ऐसा होगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा किसी के पास। अच्छा शफकत साहब, पीपल्स पार्टी के साथ भी कहा जा रहा था कि आप लोग राब्ता कर रहे हैं, उसकी कोई तरदीद या तस्दीक कर दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता जारी है आप लोगों का? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हमसे राब्ता कर रही है, हमारे लीडरान से कर रही है। हम तो दावत देते हैं कि आए, कोई भी आके अपोजिशन करना चाहता है, आके लोगों के हकूक की जंग लड़ना चाहता है, इस मुल्क को बचाने की जंग लड़ना चाहता है तो आए हमारे साथ चले, छोड़े आईनी ओहदे और इस जंग का हिस्सा बन जाए। हम तो हालत जंग में हैं, हम तो रोडों पर होंगे, हम तो
इस मुल्क का निज़ाम, जो जुल्म का निज़ाम, मोहसिन नकवी के बकौल जो निज़ाम बैठ चुका है, इस बैठे हुए निज़ाम से इस मुल्क का लोगों की जान छुड़वाएंगे इंशाल्लाह। शफकत साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने एक गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि जो शख्स भी खान साहब की रिहाई की बात करेगा हम उसको साथ मनाएंगे भी अगर उसकी कोई नाराजगी होगी, और उसको साथ लेकर भी चलेंगे। तो सर, जो एनडीसी के रहनुमा हैं इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, वो भी तो खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं। शरफजन मरवत साहब हैं, उनको साथ मिलाया जा सकता है? देखें, जो लोग खान साहब को बुरे वक्त में छोड़ गए हैं उनका फैसला खान साहब करेंगे, उससे पहले किसी के बस में नहीं है कि उनके बारे में फैसला कर सके। जो बुरे इंटरेस्टिंगली वक्त सर में वो ये कहते हैं कि मेरी बात महमूद तो खान सुने, चकजई मेरी साहब बात सुने। जो बड़े एक्टिव थे अदम एतमाद में वोट डालने के लिए, वो ये कहते हैं कि जब खान साहब पूरी पार्टी के इख्तियार उन्हें दे सकते हैं तो हम भी किरदार अदा कर सकते हैं उनकी रिहाई के लिए। देखिए, मेरी बात सुने, उनको किरदार खान साहब ने दी है या किसी और ने दी है? मुझे इस बात का जवाब देना। महमूद चकजई साहब को किरदार जो भी दिया गया है वो खान साहब का दिया गया है ना। इनको भी खान साहब अगर वापस बुला लेंगे तो हमारे माथे के झूमर होंगे, लेकिन खान साहब की पीठ में छुरा घोंपने वालों के लिए मेरे पास या मेरी पार्टी के पास खान साहब की अप्रूवल के बगैर तो कोई गुंजाइश नहीं है, ना होनी चाहिए। तो सर, पीपल्स पार्टी के बारे में क्या खान साहब ने आपको कहा है कि उनसे राब्ता करें? वो तो आप लोग खुद ही फैसला करें ना। हमने कब राब्ता किया है? हमने किसने कहा है कि हमने उनसे राब्ता शफी किया? जान साहब ने प्रोग्राम में बैठकर कहा कि हम पीपल्स पार्टी के कि रहनुमाओं वो से राब्ता हमसे करें। राब्ता कर रहे हैं, कि वो हमसे राब्ता कर रहे हैं। हमने तो किसी से राब्ता नहीं किया। अच्छा, वो आपसे राब्ता कर रहे हैं, तो उसका फैसला भी अब अगेन मुलाकात के बाद होगा कि उनको शामिल करना है या मेरा तो नहीं यही करना? ख्याल है, मेरा यही ख्याल है कि फैसला खान साहब ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शफकत अब्बास अवान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, फ़िकार अली भट्टी साहब ने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। दोनों के ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र में जो बुनियादी मुद्दा था और मकसद था वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का था। सर, वो नज़रिया था और ईमान की हिफाजत थी। पाकिस्तान के लिए जो इतनी लाखों कुर्बानियाँ दी गई, जिस मकसद के लिए दी गई, सर आपको लगता है कि आज जब हम 79वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम उस मकसद को पूरा कर सके हैं? आज हम जहाँ खड़े हैं, क्या ये वही मकसद था जो कायदे आज़म का विजन था और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और यौम आज़ादी मना रहे हैं। हमें मनानी चाहिए और हमें इस पे फ़ख्र भी होना चाहिए, बल्कि क्योंकि 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख़ ही नहीं है, बल्कि उस शऊर की तरवीज है और उस कौमी अहद की याद दहानी है जिसका जिक्र आपने फरमाया कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल से लेके उससे पहले के जितने भी हमारे अकाबरीन थे, और उनकी जद्दोजहद, उनके विजन के सिलसिले में हमें एक जुग्राफियाई खित्ता नहीं मिला था, बल्कि हमें एक नज़रिया, शनाख्त और मुस्तकबिल को तश्कील देने का एक मौका मिला था और मौका मिला हुआ है। देखिए, इस पे बहस तो हो सकती है कि where do we stand, how are we doing, how are we performing, and let's be very honest, there is a long way which we need to gallop, we need to develop and we need to follow. डेफिनेटली एक आज़ाद मुल्क में 70 या 100 साल की को बहुत लंबी तारीख नहीं होती, लेकिन हम उस जगह नहीं पहुंच सके जिसको प्रोबेबली हमें पहुंच जाना चाहिए था। आज़ादी का तकाजा सिर्फ यही नहीं होता कि हम इस नेमत की कदर करते रहें या अपनी सरहदों की हिफाजत करते रहें। सरहदों की हिफाजत करना, मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल जो मसला है वो है कानून की पासदारी, वो है दियानतदारी, तालीम, मेहनत और इंसाफ का प्रचार। ये वो चीज़ें हैं, ये वो असूल हैं जिनके प्रॉब्ली हमारे अकाबरीन ने ख्वाब देखा और ये खित्ता बनाया। मेरे ख्याल में उसके लिए हमें अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है और अपनी सोच सर्चिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अरशद साहब, मार्का हक एक ऐसी हमने हैपनिंग देखी जिसके बाद पाकिस्तान का एक नया सिफारती किरदार और जो पॉलिटिकल जो चेहरा है वो उभर कर सामने आया है। एक नया चेहरा, एक नया तशख़्ख़ुस पाकिस्तान का है। वो वक्त कि जब भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा पूरी दुनिया में, और एक वो फेज़ भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान आइसोलेट हुआ, फिर मार्का हक के बाद जिस तरह से दुनिया के फैसलों में पाकिस्तान का नाम शामिल होना, पाकिस्तान का किरदार सालिसी के लिए सामने आना, उस पूरी हैपनिंग को आप कैसे देखते हैं?
बहुत ही मस्बत अंदाज में देख रहा हूँ और देखना भी चाहिए, बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जिससे कौम दोबारा से यकजहती के साथ एक नई राहें मुतय्यन करने के लिए पुरअज़्म होती दिखाई देती है, और होना भी चाहिए। देखिए, होता क्या है, इस किस्म के जब हालात व वाक़यात में जब आप एक इस तरह की खूबसूरत और एक पुरअज़्म दास्तान लेके आगे चलते हैं और हम-आहंगी के साथ चलते हैं, तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालता है। और देखिए, उसकी वजह से जो सिफ़ारती महाज़ पे आज आज हम्म। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए पोज़ीशन मुहैया की हुई है, उससे आपका सिफ़ारती वज़न बहुत बढ़ गया, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई, और आपके जो गैर थे, जो यूरोपियन यूनियन था, जो कि अमेरिका था, जो दूसरी कंट्रीज़ थी, जिनके यहाँ प्रोबेबली वी मस्ट एक्सेप्ट द हार्ड फैक्ट, वी वर गोइंग डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मार्का हक के बाद अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी, और फिर आपने ये सफ़ारती महाज़ पे हम्म। जो अस्करी और सफ़ारती कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली, एंड डेफिनिटली वी आर लुकिंग अहेड। वी जस्ट नीड टू कैपिटलाइज़ दिस सिचुएशन एंड दिस एनवायरनमेंट। बिल्कुल। और अरशद साहब, इस मार्का हक के तसलसल की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मुश्तरका जो मक्का डिफेंस पैक्ट है वो साइन किया है, वो भी पाकिस्तान जो है दुनिया के सामने एक दिफाई सनद के तौर पर सामने आ रहा है। कुछ जरीदे जो हैं, मगरबी जरीदे, वो भी यहाँ तक लिख रहे हैं कि ये एक नई दिफाई पेशरफ्त हो सकती है। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये तीनों मालिक ने जो एक मुश्तरका डिफेंस पैक्ट साइन किया। जो आपने बात की ना, एक तसलसल के साथ अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें और राहें हमवार और मुतय्यन कर रहा है। मेरे ख़्याल में उसका बिल्कुल मुबैना ये सबूत है कि ये जो मक्का अकॉर्ड में आपको 2 मुल्कों ने जॉइन कर लिया। सऊदी अरब के साथ 2025 में आपका पहले से डिफेंस पैक्ट था। टर्की के साथ आपके पहले स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे। अब उनको एक आपने फॉर्मलाइज़ कर लिया, और आप ये भी याद कीजिएगा कि टर्की और ईरान के साथ आपने बहुत पहले इसी तरह के जो अकॉर्ड थे वो भी साइन किए हुए थे। बट इन 2 मुल्कों का पाकिस्तान के आना ये वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान एक वाहिद अस्करी और न्यूक्लियर पावर है। सऊदीज़ बहुत बड़े एसेट्स और रिसोर्सफुल कंट्री हैं, और टर्किया के पास दोनों की कॉम्बिनेशन है, प्लस टर्किया का एक्सपोजर यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है, और जिस तरह मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें मिस्र इज़ ऑलमोस्ट देयर, बिकॉज़ कल जो मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट आई है कि हम और तुर्की जो हैं, वो टर्किया जो है वो एक नेचुरल हलीफ है। सो मैं ही एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इस पे और मुल्क भी शामिल होंगे, और इंशाल्लाह इससे न सिर्फ दफाई बल्कि इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा और करना चाहिए, जिसमें सफारती लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से और अस्करी लिहाज से तो इसमें स्ट्रेंथ है ही है। बिल्कुल। और अरशद साहब, आपका तो ताल्लुक भी फ़ज़ाइया से है। इन 79 सालों में अगर हम ओवरऑल फ़ज़ाइया की बात करें, फ़ज़ाई महाज पर जो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली अगर मार्का हक की बात करें तो उसमें भी जो हमारे शाहीनों की घन गरज थी, जिसने हमारे दुश्मन पर भी धाक बिठाई, और वो पूरी सिचुएशन पाकिस्तानी कौम ने भी बड़ी इंजॉय की, जो भारत के साथ हमारी जंग रही मार्का हक में। ओवरऑल जो फ़ज़ाई हमारी बरतरी रही इस जंग में भी, और 79 सालों में जिस तरह से फ़ज़ाई बरतरी हमेशा पाकिस्तान ऊपर रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, मैं चूँकि वाक़ई पाक फ़िज़ाइया से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक है, आज मैं जहाँ पे हूँ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के बाद और माँ-बाप की दुआओं की बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाक फ़िज़ाइया है जिसने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, दुनिया में सर उठाकर चलना सिखाया, और हमारी एक लेगेसी थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस लीडरशिप ने भी मेंटेन किया, और उस लेगेसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने कौम को कभी मायूस नहीं किया। और मार्का हक और उससे पहले बालाकोट वाला पुलवामा के अटैक में आप देखें कि एयरफोर्स ने कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटेजिक विजन के साथ और एक डिसिप्लिन विजन के तहत एग्जीक्यूट की चीज़ें, और अल्लाह ताला की मदद से पाक फ़िज़ाइया ने कौम को सुरखरू किया। और मैं ये देख रहा हूँ इंशाल्लाह जो पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप है और जो पाक फ़िज़ाइया के शाहीन, इंजीनियर्स, एडमिन स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो इंशाल्लाह इसको पीछे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और इस पे इंशाल्लाह आइंदा भी जो अल्लाह अमल इख्तियार किया जा रहा है, जो इंडिजिनाइजेशन के इक़दामात किए जा रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह बरकत होगी, और हम मुल्क के लिए इंशाल्लाह बाइसे फ़ख्र ही रहेंगे इंशाल्लाह। सर, ये जो सारी गुफ्तगू है, अगर हम खलीज की बात करें, गल्फ़ की जो मौजूदा पेशरफ्त है और मोसाद के जो बढ़ते असरात हैं, उसके तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का ये उभरता हुआ नक्शा है, ये दुश्मन ममालिक को किस तरह से खटक रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने आज के लिए की वो ये है, हर लिहाज से, हर महाज पे, हर सतह पे
हर लीडरशिप के लेवल पे, भले वो अस्करी हो, बल्कि वो नॉन अस्करी हो, वो सिविलियन हो, पॉलिटिशियंस हो, गवर्नेंस मॉडल में जो जो इसमें शामिल हैं, जो स्टेट एक्टर्स हैं, उनको इस पे तवज्जो देनी होगी। आप देखें कि ईरान में वो कहते हैं कि जो डिसइंफॉर्मेशन से ज्यादा जो उनके वर्कर्स हैं, आपने देखा अभी उनकी जो कल स्टेटमेंट आई है इजराइल के मोसाद की एक्स चीफ की, कि मैं 2 दफा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज का विजिट कर चुका हूं, जिसका किसी को पता भी नहीं था। तो आप बिल्कुल सही इशारा कर रही हैं, हमारा दुश्मन मक्कार है, अय्यार है, टेक्नोलॉजी से लेस है, और ये मानना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। We have to make business, और we have to take our safeguards in a manner कि सिर्फ मार्का हक के ऊपर अपनी जो फतह अल्लाह ने हमें दी उसके ऊपर ना इन्हिसार करें, आगे की सोचें और अपने आप को इस तरह कंसाइज करें, यकजहती के साथ आएं और इन चीज़ों पे तवज्जो दें कि कल के लिए हमें किस तरह तैयारी करनी है और मक्कार दुश्मन से कैसे बचना है, और ख़ास तौर पे जो साइबर वॉरफेयर है, जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर है, उसको कैसे निपटना है। अच्छा अरशद साहब, एक तो कन्वेंशनल वॉर पे आपने भी बड़ा बखूबी इसका जिक्र किया है कि जिस तरह से हमने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया और पूरी दुनिया इसकी मौतरफ है। ट्रंप ने मुतअद्दिद बार जिस तरह से कहा कि इतने तैयारे गिर गए, माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी वो कहते रहे, उनका किरदार पे भी हम आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अनकन्वेंशनल वॉर का जो हमें सामना है इस वक्त अफगानिस्तान के थ्रू, जो प्रॉक्सी वॉर एक भारत की जानिब से जारी है और उसके पर असरात हम देखते हैं कि बलूचिस्तान तक भी फैल चुके हैं। एजेके की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो उसमें भी यही बात की जाती है कि वहाँ पर भी रॉक इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर लोगों को फंड किया जा रहा है। सर ओवरऑल जो अनकन्वेंशनल वॉर में हमें चैलेंजेस हैं, इससे हम किस तरह से नबरदस्मा हो सकते हैं? देखिए, ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये बहुत डेंजरस वॉरफेयर है। आज के दौर में एसिमेट्रिक वॉरफेयर को जिस तरह जितनी जल्दी काबू किया जाए, और उसके लिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर के पैटर्न पे ही आपको चलना पड़ेगा। कन्वेंशनल वॉर को काउंटर करने के लिए तो आपके पास लाएमल होते हैं, स्ट्रेटजाइज आप कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर एक ऐसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है जिसमें आपके लिए हर रोज एक नया सरप्राइज आता है, और ये बहुत तशवीश की बात है कि पहले तो लेट्स से केपीके और बलूचिस्तान में प्रॉब्लम थी, अब एजेके में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखिए, जब आप किसी को जगह देंगे तो वो जगह तो बनाएगा। मैंने पहले कहा कि दुश्मन मक्कार, होशियार, अय्यार और रिसोर्सफुल दुश्मन है। वो जहां पे मौका देखेगा, जहां पे जगह देखेगा, उस जगह को स्क्वीज करके अपने लिए राहें मुतय्यन करेगा। तो अब ये हमारी लीडरशिप पे मुनहसर है कि वो इस सिमेट्रिक वॉरफेयर को कैसे हैंडल करते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी बात कौमी यकजहती है, जिसके लिए सबसे बड़ी बात तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे लाना है, उनको ये बावर कराना है कि पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह केपीके और एजेके के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। इट इज जस्ट दैट वी नीड टू एंगेज देम इन अ राइट वे, इन अ राइट मैनर, विद द राइट स्टेप। सर 1947 के क़याम से लेकर फिर 1965 की जंग और फिर देन 1971 के तल्ख और दर्दनाक बाग के बाद अगर हम ओवरऑल एक तफसीली जायजा लें तो बहैसियत कौम आप क्या समझते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, हमारे प्लस स्टोरीज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और कौम को फख्र भी महसूस करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ कुछ लैप्सेस हैं, और वो सबसे बड़ा जो लैप्स है मेरे ख्याल में वो यकजहती का फुकदान है। मेरे ख्याल में एक दूसरे से एक अदम बर्दाश्त और अदम ताउन की जो चीज़ें, अगर हम उनको किसी तरह हैंडल कर लें तो यकीन करें ये मुल्क माला माल है दौलत से, हर किस्म के दौलत से, ये माला माल है एचआर के रिसोर्स से, एचआर की कॉम्पिटेंस से। It is just that we need to put them straight. We need to give them true leadership in the true direction. इंशाल्लाह फिर कोई ऐसा मसला नहीं कि ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की ना करे। बिल्कुल अरशद मलिक साहब, जिस मुल्क को हमने बेशुमार कुर्बानियों, तकालीफ और हिजरतों की गमनाक दास्तानों के बाद हासिल किया है, सर क्या जो हमारी मौजूदा नस्ल है जिसको जेन जी का एक नया नाम दिया गया है, इस तारीख और इन कुर्बानियों का आप समझते हैं कि हकीकी इदराक रखती है? देखिए, मैंने अभी बात की कि उनको एंगेज करने की जरूरत है इन अ राइट वे। अगर आप उनको राइट वे पे एंगेज नहीं करेंगे तो वो मिसलेड हो जाएंगे, और मिसलेड आजकल सोशल मीडिया से बड़ी आसानी से होता है। मिसलेड करने के लिए आपको इनको एंगेज करना पड़ेगा। इनको एंगेज करने के लिए उनके स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लाना पड़ेगा।
मेरा नहीं ख्याल कि हम उस जिम्मेदारी के साथ जेन जी को अपने साथ ले रहे हैं, बिकॉज जेन जी को उन कुर्बानियों का उस अहद का नहीं पता। वो आज के दौर के मसाइल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज के दौर की मिसालें वो बांग्लादेश से लेते हैं, न्यू दिल्ली से लेते हैं, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि न्यू दिल्ली, बांग्लादेश जितने भी हैं, उनकी सर्वाइवल उनकी भी इसी सूरत में होती है। अगर वो मुल्क अपने तरक्की करेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? जब हम अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, हम अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें और ये सोचें कि माज़ी में जितने भी ये हमारे सो कॉल्ड स्पॉयलर्स हैं, हिंदुस्तान है, इज़राइल है और भी जितने आपके अफ़गानिस्तान के शरपसंद अनासिर हैं, वो कभी भी आपको मज़बूत और तवाना नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। सो आई थिंक वी नीड टू एंगेज जेन ज़ी in a very, very logical and cordial manner. अशरफ साहब, एक तो ये मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भारत मुसलसल जो है पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, जिस तरह से इससे कबल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब वो पूरा अपना एक नेटवर्क जो है वो बढ़ा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में प्रॉक्सी के थ्रू हो, बलूचिस्तान में BLA वगैरह के थ्रू हो। अब सिंदूर 2 का जो बार बार जिक्र किया जाता है सर, कि दोबारा से ये इंडिकेट किया जा रहा है कि शायद भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। इन केस अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता अगर वो करता है, तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का जवाब आप कैसा देख रहे हैं? क्या कोई सरप्राइजेस मिलेंगे भारत को? पहली बात तो ये कि अब दोबारा जुर्रत नहीं करेगा। मेरे ज़ाती ख्याल है, ज़ाती तज्ज़िया है कि अब सिंदूर 2 की प्लानिंग ज़रूर कर रहा होगा, ज़रूर सोच रहा होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में आई डोंट सी कि हिंदुस्तान ये हिम्मत करेगा, तवज्जो करेगा, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो पॉलिटिकल आपकी जो फॉरेन इन्फ्लुएंशियल जिस तरह के आप बन चुके हैं और जो आपकी सफारती लिहाज से रेलेवेंस हो गई है, ही विल हैव टू थिंक ट्वाइस। वन सेकंड, ये जो मक्का मुआहिदा हुआ है, ये जंग रोकने के लिए तो नहीं हुआ, ये तो बात हम समझते हैं, बट इट इज अ ग्रेट डिटेरेंस। सो दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर। तीसरी बात, देखिए हम भी खामोश नहीं हैं, हम बिल्कुल इस चीज को समझते हैं। जो लीडरशिप है हमारी, जो आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, और मैं खास तौर पे चूंकि फिजाइया से ताल्लुक रखता हूँ, तो फिजाइया की जो लीडरशिप है, वी आर वेल अवेयर दैट व्हाट वी नीड टू डू, what were the shortcomings or what were the gaps which we have to cover so that we can give them a befitting response. And मैं बड़े अरसे से बिलीव करता हूँ कि अभी भी ये जो चंद दिनों का जो हमारे इनके साथ इनकाउंटर हुआ, कुछ हमारी कैपेबिलिटीज को हम उस तरह एक्सपोज नहीं कर पाए जिस तरह के हो सकते थे, बिकॉज हमने उसको स्केल किया हुआ था। तो हिंदुस्तान को ये तो फिक्र रहनी चाहिए कि पाकिस्तान फिजाइया बिल्कुल खामोश नहीं है। हमारी प्लानिंग, हमारी जो फ्यूचर की वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल तैयार है, और जो गैप्स थे वो इंशाल्लाह हम इस तरह फिल करेंगे दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव येट मोर सरप्राइजेस टू आवर एनिमी। अच्छा सर, जब हम मार्का हक की बात कर रहे हैं, सिफारती कामयाबियों की बात कर रहे हैं, हम वो दौर डिस्कस कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान आइसोलेशन में था और अब पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल चुका है। इसमें मेन किरदार, अगर हम ये जो हमारा खुसूसन पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया का मुश्तरका मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, इस तमाम तर सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, तो एक किरदार जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। उनके किरदार पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, लीडरशिप मैटर तो करती है। अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रांग हो, अगर आपकी लीडरशिप इस सही डायरेक्शन की तरफ सोचे, देखे, तो मुल्क उससे बेनिफिट होते हैं। सो ये लीडरशिप का ही कमाल था, जिसने मिलिटरीली भी, और अब अनफॉर्चुनेटली इट वाज रोल ऑफ समबडी एल्स, बट मैंने पहले कहा, जब आप स्पेस छोड़ते हैं तो फिर कोई और आके स्पेस लेता है, तो वो स्पेस उन्होंने ली, और उस स्पेस में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक वकार दिया, एक फख्र का मौका दिया, और काबिल इस्ताइश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के सिर्फ उन सफ़ात को ना देखें जो गुजर चुके हैं, बल्कि उन सफ़ात को भी देखें जो आज हमारे सामने लिखे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी सिर्फ 1947 तक महदूद नहीं, पाकिस्तान की कहानी आज भी लिखी जा रही है। आज का पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी सिफारती, दिफाई, मौशी और तस्वीराती अहमियत के साथ मौजूद है। 1947 में एक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया था, और आज एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत है जो इल्म में आगे हो, मईशत में मजबूत हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हो, सिफारतकारी में बावकार हो, और दुनिया में अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखता हो। क्योंकि जिस कौम ने 1947 में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वो कौम आज भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, ये परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं,
یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے شہیدوں کی امانت ہے اور یہ ہمارے آنے والے کل کی امید ہے۔ تو آئیے اس امید کو زندہ رکھیں، اس وطن کی عزت کو بلند رکھیں اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اسے امن، استحکام اور ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اس وطن کی حقیقی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ویژن قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا۔ پاکستان زندہ باد۔